साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। हम कक्षा 10वीं के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में भी हमने प्रश्नों को हल किया है। यदि आप पहले के वीडियोस भी देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण से प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को। इसमें आज बारी है तीसरा प्रश्न का। तीसरा प्रश्न हम हल करेंगे। थर्ड में से थर्ड को आप हल करने वाले हैं आज हम। इसके पहले हमने सेकेंड वाले को हल किया था। तीसरा प्रश्न का दूसरा प्रश्न ही हल किया था और हम हल करते करते जा रहे थे। विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों से हमने हल करने का प्रयास किया, लेकिन वह हल नहीं हुआ। तो इस प्रकार से समस्या आपको जब आप समीकरण हल करने वाले रहेंगे तो आते रहेगी। तो इसको पहचानने के लिए कि भाई इतना मेहनत हमने किया और अंतिम में पता चलता है कि इसका कोई हल नहीं होगा या फिर इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं, तो ये कैसे पहचाना जाए, ये किस प्रकार से पहले ही इसको हल करने के पहले ही हम जान सकते हैं। इसके लिए एक विधि होता है जिसका हमको पालन करना होता है, एक शर्त होता है जिसका पालन करना होता है। वो क्या शर्त है यहाँ पर समझ के देखिए। उसकी सहायता से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये समीकरण का हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। फिर उसके बाद आप विलोपन या प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। आपको पहले ही पता चल जाएगा तो आसान हो जाएगा। जब हम हल करते जाते हैं और अंतिम में पता चलता है कि इसका नहीं निकलेगा, तो फिर उस समय हम खुद भी कंफ्यूज होते हैं और हमको लगता है कि शायद हमसे गलत बना है। तो उससे पहले यहाँ पर एक विधि होती है जिसका उपयोग आपको करना होता है। ये जो समीकरण होते हैं वो आदर्श स्थिति में इस प्रकार से होते हैं: ax1 by1 और ये या फिर इसको हम c1 = 0 हम कर देते हैं। इस प्रकार से हम ले सकते हैं। तो ये आदर्श स्थिति में रहता है। अब इसको हम क्या करते हैं, जो सूत्र हमको यूज करना है उसके अकॉर्डिंग इसको हम तोड़ेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको समीकरण मिलेंगे, ये C1 करके। यहाँ 2 समीकरण होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर x1 y1, या फिर इसको ऐसा ना करके यहाँ पर और थोड़ा हम ये कर देते हैं a1 b1 a1x + b1y = C1। ये आपको पहला समीकरण मिल जाता है। यहाँ 2 समीकरण होते हैं, इसलिए 2 समीकरणों की आवश्यकता होती है। तो हम दूसरे वाले समीकरण को a2x + b2y और C2 इस रूप में ये समीकरण को तोड़ेंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, a1 के मान को a2 से, b1 के मान को b2 से और C1 के मान को C2 से भाग देते हैं, या इस रूप में अनुपातिक रूप में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन आता है, हो सकता है ये तीनों आपस में बराबर हों, या फिर हो सकता है a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ये 3 स्थिति जो है, तो इनमें से क्या हो सकता है ये दोनों बराबर नहीं है और ये आपस में बराबर हो सकते हैं। ठीक है। या फिर नहीं भी हो सकते, जैसा भी होगा। और तीसरा इसका कंडीशन आएगा, यहाँ पर ये पहला कंडीशन हो गया, ये दूसरा कंडीशन, और हम क्या कर रहे हैं अभी तीसरा कंडीशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ठीक है। यहाँ पर क्या हम ले रहे हैं, इनके बीच में संबंध हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 है। यहाँ पर से क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर रहेगा b1/b2 के, लेकिन ये जो है c1/c2 के बराबर नहीं होंगे। ये 3 स्थितियाँ बनती हैं। इसका कैसे उपयोग करना है, क्या करना है, इसको हम समझेंगे, लेकिन पहले ये शर्त हम देख लेते हैं। तो यदि ये तीनों हिस्से आपस में बराबर होते हैं तो वैसे समीकरण के अनंत हल होते हैं, अनंत हल होंगे, ऐसा हम कहेंगे। और यदि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पहला वाला हिस्सा a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों कंडीशन है। ठीक है। लेकिन हमने यहाँ बराबर भी लिया है, ये बराबर नहीं भी होंगे तो भी ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अनंत हल होंगे, और इस कंडीशन में क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब एक उत्तर इसके जरूर निकलेंगे। ठीक है। अद्वितीय हल होंगे, ऐसा हम कहेंगे। और ऐसे ही प्रश्नों को हमको आगे हल करना है। और तीसरा यहाँ पर क्या होता है, a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर होते हैं, लेकिन c1/c2 इनके बराबर नहीं होता। तो ऐसे जो समीकरण होते हैं इनके कोई हल नहीं होते। ठीक है, कोई हल नहीं होंगे।
ऐसा हमको करके पहले देख लेना है। अब ये कैसे करना है, इसका इम्प्लीमेंट हम करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे अपन देखते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पास जो समीकरण है, हमको जो प्रश्न मिला हुआ है, पहले उसको आदर्श स्थिति में हम स्थापित कर लेते हैं। जैसे यहाँ x + y = 6 है, तो ये इस रूप में है। देखिए x वाला और y वाला पद बराबर किधर है और जो संख्यात्मक पद है वो बराबर के उधर है। वैसे यहाँ पर हम देखते हैं, इसको मान लीजिए हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास है x = y + 2 हमको दूसरा समीकरण मिला है। तो इसको आप इस हिसाब से देखेंगे तो x और y को बराबर किधर होना था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो हम इसका पक्षांतर करके परिवर्तन कर लेते हैं। y जब इधर आएगा तो y माइनस हो जाएगा और 2 इधर ही रहेगा, 2 का प्लस अपने पास ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये दूसरा समीकरण आप समझ सकते हैं। अब देखेंगे समीकरणों से, ऐसा करके हम क्या लिखेंगे, समीकरणों से हमको a1 और b1 c1 निकालना है, a2 b2 c2 निकालना है। कैसे निकालेंगे, इससे तुलना कीजिए। x के साथ यहाँ पर जो सामने में होगा, पहले समीकरण में जो पहला समीकरण होगा और ये दूसरा समीकरण होगा, तो पहले समीकरण में x के सामने जो होगा वो क्या कहलाएगा, a कहलाएगा, a1 कहलाएगा, और y के सामने जो रहेगा वो b1 कहलाएगा, संख्या, ठीक है। और c1 जो इनको छोड़कर जो संख्या बच गया उसको c1 कहेंगे। वैसे दूसरे समीकरण में x के सामने जो संख्या होगी a2, y के सामने जो संख्या होगी b2, और इनको छोड़कर जो संख्या बचेगी वो c2। तो यहाँ पहले समीकरण में देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि x के सामने कोई संख्या नहीं है, तो हम पहले ही जानते हैं कि यदि यहाँ कोई संख्या नहीं है तो वहाँ पर क्या होता है, गुणांक 1 होता है। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो b1 की जगह पर, मतलब y के सामने में कोई संख्या नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। अच्छा, ये धनात्मक था इसलिए 1 को धनात्मक रखा हमने, ये 1 के सामने में कोई संख्या नहीं मतलब 1 है, तो हमने 1 रखा, और ये धनात्मक था इसलिए धनात्मक रखा। और c1 की जगह पर क्या है, 6 है, हमने रख लिया। उसी तरीके से a2 का मान क्या हो जाएगा, इस समीकरण में देखेंगे x के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, b2 के लिए y के सामने में कुछ नहीं है मतलब 1 है, लेकिन यहाँ ऋण है निशान, इसलिए हम क्या करेंगे, ऋण लगाएंगे। और वैसे ही c2 की जगह पर हम देखेंगे 2। अब इनकी तुलना करते हैं, तुलना करेंगे, ठीक है। तुलना करने पर हम तुलना करेंगे कैसे, इस रूप में पहले जमाते हैं। चलिए, a1/a2 हमने किया, मतलब a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 हमने पहले ऐसे जमा लेना है और मान रखेंगे। तो a1 की जगह पर आ जाएगा 1, a2 की जगह पर आ जाएगा 1, b1 की जगह पर आ जाएगा 1, b2 की जगह पर आ जाएगा ऋण 1, c1 की जगह पर आ जाएगा 6 और c2 की जगह पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी इधर से हमको उतना मतलब नहीं है, ये जो है ये आपस में बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, देखिए यहाँ 1/1 है, जबकि यहाँ 1/1 है। ऋण और धन का अंतर आ गया, संख्याएं वही हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन इसके साथ ऋण है, इसके साथ ऋण नहीं है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, और ये तो बराबर नहीं है, ठीक है। तो इससे उतना फर्क नहीं पड़ता है, इसको हमको चेक करना है। अब यहाँ तीनों शर्तों में से देखिए ये कौन से शर्त का पालन कर रहा है, इस वाले शर्त का पालन कर रहा है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इस प्रश्न का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा का मतलब क्या होगा कि इसको जब हम हल करेंगे तो कम से कम क्या होगा, एक उत्तर मिलेगा, कम से कम एक हल मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को ही, इस प्रकार से प्रश्नों को जो ऐसे स्थिति में बढ़ जाते हैं, ऐसे ही प्रश्नों को हम क्या करते हैं, कम से कम एक हल निकलेगा, इसलिए इसको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर ऐसा होता कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 हो जाता, तीनों ही मान आपस में बराबर होते, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनंत हल होंगे, और इसलिए उसको हल नहीं करते। वैसे ही यदि a1 और a2, b1 और b2 आपस में बराबर होते लेकिन c1 और c2 इनके बराबर नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं, इसका कोई हल नहीं होगा। तो जिसके अनंत हल होंगे उसको हमको हल करने की आवश्यकता नहीं है, और जिसका कोई हल नहीं होगा उसको भी हमको हल करने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें केवल अद्वितीय हल होंगे करके कंडीशन मिलता है, उसी को आप विलोपन या प्रतिस्थापन दोनों में से किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। जैसे कि इस समीकरण का यहाँ पर आया कि इसके अद्वितीय हल होंगे, तो अब इसको हमको क्या करना है,
हल करना है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम जो है इस सूत्र की सहायता से, इस विधि की सहायता से, इस शर्त की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हल करने से पहले ही पता कर सकते हैं कि जो दिए गए समीकरण है उनके उत्तर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अब चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो साथियों, हमने चेक कर लिया था। अब यहाँ पर क्या है, अतः समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे, इसलिए अब हमको इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से इसको हल करने का प्रयास करते हैं। जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुरू से देख रहे हैं वीडियोस को, तो उनको पता होगा हमने प्रश्नावली 2 के तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न प्रतिस्थापन विधि से हल किया है। यदि जिनको देखना हो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और जिनको आगे देखना है विलोपन विधि से तो वो अभी कंटिन्यू बने रहेंगे। तो ये क्या है, समीकरण जो दिए रहेंगे इनको 2 विधियों से हल करना है, विलोपन और प्रतिस्थापन। आप जो आपको सरल लगता है उस विधि से आप हल कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। ये 2 समीकरण हमारे पास रखे हुए हैं। चाहे तो हम एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं, x + y = 6, और दूसरा समीकरण क्या है, x - y = 2। ये 2 समीकरण हमारे पास हैं। आप लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। विलोपन विधि से अब हमको हल करना है। तो विलोपन में क्या करना होता है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। दूसरे प्रश्न को हल करते समय, हालांकि उसमें उत्तर नहीं निकला था, लेकिन हमने वहां पर विलोपन विधि को थोड़ा बहुत देख लिया था। वो एक प्रकार से रिवीजन है, जितने बच्चे चाहे कर सकते हैं, जितने साथी चाहे कर सकते हैं। रिवीजन के रूप में प्रश्न 2 को, इसी तीसरा का दूसरा प्रश्न को जाके देख सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर हम इसको विलोपन विधि से हल करना चाहते हैं। तो विलोपन विधि के लिए हमने पहले ही देखा था, यदि x को विलोपित करना है तो दोनों में से x के गुणांक देखने हैं। x के गुणांक मतलब x के सामने की संख्या। तो x के सामने की कोई संख्या नहीं है मतलब 1 होता है, इस x के सामने भी कोई संख्या नहीं है मतलब 1 होता है। तो उसी 1 का ऊपर और नीचे हमको गुणा करना है। वैसे ही यदि y को विलोपित करना है तो y की संख्या को हमको देखना होता है। खैर, अभी हम x की संख्या को विलोपित कर रहे हैं। तो देखिए, समीकरण 1 में, इस समीकरण 1 में इसके संख्या का मतलब 1 का गुणा करेंगे, का गुणा, तथा समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में इसकी संख्या मतलब इसकी संख्या कितनी है, 1 है। तो यहां भी क्या होगा, 1 का गुणा करके घटाने पर, दोनों में जो संख्या हमने बोला था उसका गुणा करके घटाएंगे। तो चलिए, इसमें यदि हम 1 का गुणा करते हैं तो वो x ही होता है, y ही रहेगा और 6 ही रहेगा। 1 का गुणा करने से मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसमें भी 1 का गुणा करेंगे तो इसके भी मान में परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन घटाने के लिए कहा गया है, इसलिए ये जो प्लस है ये क्या बन जाएगा, माइनस। ये जो माइनस है ये बन जाएगा प्लस। ये जो प्लस है ये क्या बन जाएगा, माइनस। बहुत सारे साथी यहाँ प्लस नहीं देख रहे हैं, तो मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि जो शुरू की संख्या होती है उसमें हम प्लस नहीं लगाते, इसलिए यहाँ पर नहीं लगा है और ये प्लस है। तो इसको हम घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस। माइनस को घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस। और यहाँ प्लस को प्लस जो है माइनस बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, x और x दोनों संख्या सेम है, दोनों के गुणांक भी सेम है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं, मतलब 1 है। और ये धन है और ये ऋण है, तो ये दोनों घट गया और ये हट जाएगा। यहाँ y और y देखिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस था, तो दोनों y आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, 2y बनता है। अब यहाँ पर देखिए, 6 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 4। इस प्रकार से यदि हमको y का मान ज्ञात करना है तो ये जो 2 है, ये जो 2 था, इसका हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये 4/2 हो जाएगा और यहाँ घटेगा, कटा देंगे तो 2 दूने 4। तो y का मान कितना आ गया साथियों, y = आ गया 2। अब हमको क्या करना है, y के मान को किसी भी, दोनों में से किसी भी समीकरण में रख के आप उत्तर निकाल सकते हैं। तो y के मान को, चलिए हम क्या करते हैं, मान को समीकरण, जो समीकरण दिया है 1 में रख देते हैं, में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, x + y = 6 था। तो यहाँ पर y की जगह पर हमको क्या रखना है, 2 रखना है। और x का मान, y का मान निकल गया, तो अब हमको किसका मान निकालना है, x का। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 को पक्षांतर करना पड़ेगा। 2 इधर धन था, इधर आके क्या हो गया, ऋण। तो x में से x बराबर
6 में से जब 2 गया तो उत्तर कितना आ गया आपका 4। तो ये होता है विलोपन विधि। हम और भी प्रश्न आगे इस प्रश्नावली के ही और हल करेंगे, जो विलोपन और प्रतिस्थापन से बारी बारी हल किए जाएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा। जितना जहां समझ में नहीं आया आप रिवाइंड करके एक बार और देख लीजिएगा। और यदि कोई प्रश्न रहेगा, कोई कमेंट, कोई भी सुझाव रहेगा तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर से हमने निकाल लिया, y = 2, x = 4। लेकिन याद रखेंगे, सबसे पहले इन समीकरणों को हमको चेक करना है, टेस्ट करना है, वो शर्तों का पालन करते हैं कि नहीं करते। तो ये तुलना करना है, समीकरणों से A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालना है, तुलना करना है और चेक करना है कि उनके अद्वितीय हल होंगे कि अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। फिर जब चेक कर लेंगे उसके बाद आगे हल करेंगे। तो उम्मीद है साथियों वीडियो ये आपको पसंद आया होगा। और कोई सुझाव रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।